गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। हमारी यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। देखो हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था प्रकाश। क्या था भाई? प्रकाश, जिसे बोला जाता है लाइट। इसका एक पार्ट देख लिया था। आगे देखो, आज हम देखेंगे दर्पण के बारे में। क्या देखेंगे? दर्पण के बारे में। आज हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। देखो, जो दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक दर्पण होता है समतल, समतल दर्पण। दूसरा बोलते हैं गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। ध्यान देंगे, जो दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात कर लें समतल दर्पण की। किसकी बात कर लें? समतल दर्पण की। देखो, जो समतल दर्पण होता है, ध्यान से सुनेंगे। समतल दर्पण होता है, उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। वो कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, वस्तु के आकार का बनता है, वस्तु के आकार का बनता है और समान दूरी का बनता है। समान दूरी पर बनता है, समान दूरी पर बनता है। ध्यान देंगे, समतल दर्पण की बात करें। समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु के आकार का बनेगा और समान दूरी पर बनता है। क्या बनता है? समान दूरी पर बनता है। एक बात याद रखना, लेकिन जो समतल दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है उसमें क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? पार्श्व परिवर्तन। ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। पार्श्व परिवर्तित हो जाता है। पार्श्व का मतलब ध्यान देंगे, पार्श्व परिवर्तन अभी हमने पढ़ा। पार्श्व परिवर्तन ध्यान देंगे, इसका मतलब क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन। देखो, पार्श्व परिवर्तन में क्या होता है, या ऐसा परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन की सुनना, ऐसा परिवर्तन जिसमें दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देता है। यानी कि लेफ्ट लेफ्ट तो क्या हो जाता है? राइट, और राइट क्या हो जाता है? लेफ्ट हो जाता है। तो वो क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन। तो समतल दर्पण में क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक, सीधा बनता है, वस्तु के आकार का बनता है, समान दूरी पर बनता है। लेकिन क्या हो जाता है? पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। पार्श्व परिवर्तन होता है, जो राइट होता है वो लेफ्ट की तरफ आ जाता है और जो लेफ्ट होता है वो राइट की तरफ आ जाता है। देखो, ध्यान देंगे, चित्र की तरफ ध्यान देंगे और चित्र में समझेंगे इसकी बात। देखो, ध्यान देंगे, जैसे ये क्या है? दर्पण है हमारा। क्या है भाई? ये दर्पण हो गया। यहाँ पे कोई वस्तु है। क्या है ये? वस्तु है। ये इसका मान लो राइट हो गया, ये क्या हो गया? लेफ्ट हो गया। क्या हो गया? लेफ्ट। ये क्या है? समतल दर्पण है। ये कोई वस्तु रखी हुई है, इसका ये राइट है, इसका ये क्या है? लेफ्ट है। अब इधर देखो, इसका क्या बनेगा? दर्पण बनेगा। क्या बनेगा? दर्पण, ये सॉरी प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो देखो, ये दूरी क्या है? ये दूरी है, उतनी दूरी पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा भाई? प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि यहाँ पे बनेगा और समान दूरी का बनेगा और समान आकार का बनेगा। जितना इसका आकार है उतना ही इसका आकार होगा। यानी कि दोनों का आकार क्या होगा? समान होगा। काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु के आकार का बनेगा, समान दूरी पर बनेगा। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? पार्श्व परिवर्तन होगा। जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेफ्ट। और जो लेफ्ट है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो ये समतल दर्पण की बात करें हम, समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, सीधा होता है, वस्तु के आकार का होता है और समान दूरी पर बनता है। लेकिन क्या होता है? इसमें पार्श्व परिवर्तन होता है। यानी कि जो राइट होता है वो लेफ्ट हो जाता है और जो लेफ्ट होता है वो क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। यानी कि इसकी दूरी मान लो x है तो इसकी दूरी भी कितनी होगी? x होगी। समान दूरी पर ये बनेगा। यदि इसकी जो आकार है वो आकार मान लो कितना है? h आकार का है। यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी भी h है तो इसकी भी आकार कितना होगा? h होगा। क्या होगा भाई? h होगा। क्या होगा? यानी कि दोनों का आकार भी क्या होता है? समान होता है, समान दूरी पर ये बनते हैं। तो ये समतल दर्पण की बात हुई। अब देखो, समतल दर्पण से क्या पढ़ रहे हैं हम? समतल दर्पण पढ़ रहे हैं। अब समतल दर्पण से कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान देंगे। यहां से क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार पूछा गया है यहां से।
तो ये देखो 2-3 क्वेश्चन है यहाँ से, वो समझेंगे कैसे क्वेश्चन। पहली बात तो ये कि देखो यदि कोई वस्तु है वो दर्पण की ओर, ये कोई वस्तु है और ये क्या है, दर्पण है। तो यदि कोई वस्तु दर्पण की ओर v वेग से आती है, कितने वेग से आती है, v वेग से। ध्यान देंगे यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि यदि कोई वस्तु दर्पण की ओर इतने वेग से आती है तो प्रतिबिंब दर्पण की ओर कितने वेग से आ जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ से कि यदि कोई वस्तु दर्पण की ओर v वेग से आती है तो जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण की ओर 2 वेग से आता है। कितने वेग से आता है, 2 वेग से, यानी कि वेग क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, दुगुना। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ लेता है, यदि आपको ये कंडीशन याद है, कौन सी कंडीशन, कि यदि कोई वस्तु दर्पण की ओर v वेग से आती है तो प्रतिबिंब दर्पण की ओर 2 वेग से आता है। कितने वेग से आता है, 2 वेग से, यानी कि वेग कितना हो जाता है, दुगुना हो जाता है। अब ये कंडीशन यदि आप लोगों को याद है तो क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि यदि कोई वस्तु, ध्यान देंगे, यदि कोई वस्तु 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दर्पण की ओर आ रही है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण की ओर कितने वेग से आएगा। ध्यान देंगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि कोई वस्तु दर्पण की ओर, ये कोई वस्तु दर्पण की ओर आ रही है, किधर आ रही है, दर्पण की ओर आ रही है और 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रही है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण की ओर कितने वेग से आएगा। कंडीशन ये है कि जो वेग होता है, वस्तु v वेग से आती है तो दर्पण 2 वेग से आता है, दुगुना हो जाता है। तो अब ये प्रतिबिंब कितने वेग से आ जाएगा, दुगुना, मतलब 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन बन गया आपके पास, पहली कंडीशन आपके पास बन गई। दूसरी कंडीशन क्या होती है, ध्यान देंगे, यदि हम क्या करें, दर्पण का ही बात, इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें आप लोगों को मैंने बताया था आपतन कोण के बारे में। किसके बारे में बनाया था भाई, आपतन कोण के बारे में बताया था। आपतन कोण क्या होता है कि जो किरण आ रही है, क्या आ रही है, कोई वस्तु आ रही है, किरण आ रही है, और जो अभिलंब होता है उन दोनों के मध्य कोण बनता है, उसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आपतन कोण बोला जाता है। यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, यदि आपतन कोण को नियत रखा जाए, किसको नियत रखा जाए, आपतन कोण को नियत रखा जाए, यदि आपतन कोण को नियत रखा जाए और जो आपका दर्पण है, क्या है, दर्पण है, उसको थीटा कोण पर घुमाया जाए। किस कोण पर घुमाया जाए, थीटा कोण पर घुमाया जाता है। ध्यान देंगे, यदि आप आपतन कोण को क्या करें, ध्यान देंगे, आपतन कोण को क्या करें, नियत रख रहे हैं, आपतन कोण को क्या करें, नियत रख रहे हैं, और यदि दर्पण को थीटा कोण पर, ये दर्पण है, इसको थीटा कोण पर घुमा रहे हैं, कितने कोण पर, थीटा कोण पर घुमा रहे हैं, तो प्रतिबिंब कितने कोण पर घूमेगा, तो प्रतिबिंब कितने कोण पर घूमेगा। ध्यान देंगे, यदि आपतन कोण को नियत रख रहे हैं और दर्पण को थीटा कोण पर घुमा रहे हैं, दर्पण को थीटा कोण पर घुमाएंगे तो प्रतिबिंब 2 थीटा कोण से घूमेगा। कितने कोण से घूमेगा, 2 थीटा, यानी कि जो कोण होता है वो भी कितना हो जाता है, दुगुना हो जाता है। कितना हो जाता है भाई, दुगुना हो जाता है। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई कि यदि दर्पण को थीटा कोण पर घुमाया जाता है, थीटा कोण पर घुमाया जाता है, तो प्रतिबिंब दुगने कोण पर घूम जाएगा। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, आपको कोई बात पूछ लेता है, यदि कोई दर्पण है वो यदि 60 डिग्री के कोण पर घूम रहा है, यदि कोई दर्पण 60 डिग्री के कोण पर घूम रहा है तो वस्तु का प्रतिबिंब कितने कोण पर घूमेगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब कितने कोण पर घूमेगा, कोण भी कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो दुगुना कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो ये दूसरी कंडीशन हुई और दूसरा क्वेश्चन आपके पास हुआ। अब देखो तीसरी कंडीशन क्या होती है, ध्यान देंगे, तीसरी कंडीशन क्या होती है, ध्यान से सुनेंगे, वो क्या है, तीसरी कंडीशन देखो क्या है, तीसरी कंडीशन वही है, ये क्या है, दर्पण है, और ये क्या है भाई, कोई वस्तु है, क्या ये कोई वस्तु है। अब इसका प्रतिबिंब इधर बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, प्रतिबिंब हो जाएगा। अब ध्यान देंगे ये कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि यदि किसी वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब देखना है, मान लो इससे जो कोई वस्तु है इसकी ऊंचाई कितनी है, h ऊंचाई है, ध्यान से सुनिए, यदि कोई वस्तु है जिसकी ऊंचाई कितनी है, h ऊंचाई है, अब इसका प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा, प्रतिबिंब। यदि किसी वस्तु या कोई व्यक्ति है h ऊंचाई का है, क्या है, h ऊंचाई, और उसका क्या देखना है, संपूर्ण प्रतिबिंब देखना है। क्या देखना है भाई, संपूर्ण प्रतिबिंब देखना है। तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो दर्पण कितना लंबा होना चाहिए। ध्यान देंगे इसका क्वेश्चन, इसका आंसर किस प्रकार से आएगा।
यदि कोई वस्तु है या व्यक्ति है, क्या है, वस्तु है या कोई व्यक्ति है, h ऊंचाई है, कितनी है उसकी, h ऊंचाई है, तो दर्पण में उसका संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, या संपूर्ण मतलब उसका देखने के लिए क्या देखना, दर्पण कितना होना चाहिए, h/2, h/2 लंबाई का होना चाहिए। कितनी लंबाई का होना चाहिए, h/2। यदि किसी व्यक्ति की लंबाई का आधा दर्पण है, आधा लंबाई का दर्पण है, तो उसका संपूर्ण प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो यह क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ लेता है, यदि किसी व्यक्ति की लंबाई 20 मीटर है, कितनी है, 20 मीटर है, यदि किसी वस्तु की, मान लो यदि किसी वस्तु की लंबाई कितनी है, 20 मीटर है, तो उसका संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, वस्तु से आधी होनी चाहिए, वस्तु से आधी होनी चाहिए। तो इसकी यदि 20 है, कितनी है 20, तो दर्पण की कितनी हो जाएगी, 10, कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। तो ये तीसरा कंडीशन बन गई। तीन कंडीशन की बात कर लिया हमने। पहली कंडीशन की बात क्या की थी, यदि वस्तु दर्पण की ओर, यदि कोई वस्तु है दर्पण की ओर विवेक से गति करती है, यदि कोई वस्तु है दर्पण की ओर विवेक से गति करती है, तो प्रतिबिंब 2 वेग से गति करता है। तो प्रतिबिंब कितने वेग से गति करेगा, 2 वेग से गति करेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पढ़ा था हमने, आपतन कोण को क्या करे थे हम, नियत करे थे। आपतन कोण को क्या करे थे, नियत करे थे। तो यदि कोई दर्पण था, उसको थीटा कोण पर घुमा रहे थे, कितने कोण पर, थीटा कोण पर घुमा रहे थे, तो जो प्रतिबिंब होता है वो 2 थीटा कोण पर घूमता है। कितने कोण पर घूमता है, 2 थीटा कोण पर घूमता है। तीसरा बात करे थे कि h लंबाई की कोई वस्तु है, कितनी लंबाई की, h लंबाई की कोई वस्तु है, तो उसका संपूर्ण प्रतिबिंब यदि हमें देखना है, तो दर्पण कितना होना चाहिए, h/2 लंबाई का, यानी कि आधी लंबाई का होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन हम समतल दर्पण से संबंधित पढ़ लिए। आगे कुछ में अगला जो टॉपिक हमारा, दो समतल दर्पणों की स्थिति, क्या है, दो समतल दर्पणों की स्थिति। देखो यहां से क्वेश्चन क्या पूछता है, पहले तो आप ये लाइन याद रखेंगे, यदि दो समतल दर्पण आपस में किसी कोण पर रखे जाएं, यदि दो दर्पण आपस में किसी कोण पर रखे जाएं, तो उन दोनों दर्पणों के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या किस सूत्र से ज्ञात की जाती है। ध्यान देंगे, लाइन लिख रहा हूं मैं, यदि दो दर्पणों को आपस में थीटा कोण पर रखा जाए, तो उनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। कंडीशन क्या कह रही है, यदि दो दर्पण हैं, क्या है, दो दर्पण हैं, उनको आपस में किसी कोण पर रखा जाता है। दो समतल दर्पण है, कैसे दर्पण है ये, समतल दर्पण। दो समतल दर्पण हैं, उनको आपस में थीटा कोण पर रखा जाए। कितने कोण पर रखा जाए, थीटा कोण पर रखा गया है, तो उनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। देखो सूत्र से कैसे, सूत्र क्या होता है, प्रतिबिंबों की संख्या बराबर, सूत्र क्या होता है, प्रतिबिंबों की संख्या बराबर 360/θ-1। ये सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है भाई, ध्यान देंगे, प्रतिबिंबों की संख्या बराबर 360/θ-1। तो ये सूत्र होता है। यहाँ थीटा क्या है, पर जितने कोण पर रखेंगे उसका मान होता है। फिर क्या करेंगे, 360 में भाग दे देंगे और 1 घटा देंगे, तो उन दोनों समतल दर्पणों के मध्य बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। देखो यहाँ से अगले कुछ कंडीशन होती है, उन कंडीशनों की बात करेंगे, फिर इनसे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल होते हैं उनकी बात करेंगे। भाई ये सूत्र कहाँ पे काम आता है, तो एक बार इसे नोट करें आप। देखो कुछ महत्वपूर्ण बातें, भाई प्रतिबिंबों की संख्या का सूत्र पढ़ लिया 360/θ-1। उसकी भी कुछ कंडीशन होती हैं, दो कंडीशनों के बारे में आप डायरेक्टली याद रखेंगे, फिर सूत्र से कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। पहला कंडीशन क्या होती है,
यदि दोनों दर्पण आपस में एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के क्या हो भाई, समांतर हो। पहली कंडीशन क्या है, यदि दो दर्पण आपस में एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, तो प्रतिबिंबों की संख्या, तो प्रतिबिंबों की संख्या, उनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। ध्यान देंगे यदि दो दर्पण है आपस में क्या है भाई, समांतर है। ध्यान देंगे एक दर्पण तो ये हुआ, क्या है, ये दर्पण है भाई। दूसरा दर्पण क्या है भाई, ये हुआ, समांतर है एक दूसरे के। समांतर ऐसे होते हैं, एक दूसरे के ये समांतर। अब ध्यान देंगे यदि यहाँ पे कोई वस्तु है, क्या है, वस्तु है, तो इनके इस वस्तु के प्रतिबिंब कितने बनेंगे, कितने प्रतिबिंब बनेंगे। ध्यान से देंगे यदि दोनों दर्पण क्या है, एक दूसरे के समांतर है, तो इनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है, जीरो। क्या होती है भाई, जीरो होती है। क्यों होती है, क्योंकि सूत्र क्या पढ़ा था हमने, 360 बटा थीटा माइनस 1। और यदि दो दर्पण आपस में क्या है, समांतर है, तो वहां पे थीटा कितना होता है, जीरो। थीटा इक्वल कितना होता है, जीरो। और यहाँ पे थीटा का मान क्या रखेंगे, जीरो। तो 360 बटा जीरो माइनस 1 कितना हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या होती है, यदि दो दर्पण आपस में क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं, तो उनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो यहां से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेता है, ये कंडीशन डायरेक्ट दे देता है कि यदि दो दर्पण आपस में समांतर हैं, तो उनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कैसे करेंगे आप क्या लिखेंगे, यदि दो दर्पण आपस में समांतर हैं, तो उनके मध्य बनने वाला कोण थीटा इक्वल जीरो होता है। और यदि थीटा जीरो है, तो प्रतिबिंबों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 360 बटा जीरो माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। यानी कि प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं। देखो दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन, यदि दोनों दर्पण एक दूसरे के लंबवत हो तो प्रतिबिंबों की संख्या। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि दो दर्पण है एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। क्या भाई, एक दूसरे के क्या है, ये लंबवत है। ध्यान देंगे लंबवत किस प्रकार से है, ये कोई दर्पण है और दूसरा दर्पण क्या है, ये हुआ। दूसरा दर्पण क्या हुआ, ये हुआ। ये पहला दर्पण हो गया, ये दूसरा दर्पण हो गया। और यहाँ पे क्या है, कोई वस्तु है। क्या है भाई, कोई वस्तु है। क्या है, वस्तु है। अब ध्यान देंगे भाई, ये दर्पण दो दर्पण हो गए, एक दूसरे के क्या है, ये लंबवत है। देखो ये इधर है, ये एक दूसरे के क्या हो गए, ये लंबवत। और ये देखो इन दोनों के मध्य कोण कितना बन रहा है, ये क्या हो गया, समकोण हो गया, 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया भाई, 90 डिग्री हो गया। आपको पता है कि कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। और तो कोण देखो कितना हो गया इसका, 90। यानी कि थीटा का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। कितना हो गया भाई, 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो अब देखो इन दोनों के मध्य प्रतिबिंब कितने बनेंगे, दो दर्पण है, दो दर्पणों के मध्य थीटा कोण बन रहा है। तो थीटा कोण बनते ही प्रतिबिंब का सूत्र लगा दो, क्या है, 360 बटा थीटा माइनस 1। थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है। तो देखो 360 बटा 90 माइनस 1, देखो 0 0 9 चौके 36, तो 4 माइनस 1 कितने बनेंगे, 3। तो इन दोनों के मध्य इस वस्तु, कोई वस्तु रखी हुई है, तो इसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 3 प्रतिबिंब बनेंगे। कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 3 प्रतिबिंब बनेंगे। यदि दोनों दर्पण एक दूसरे के हैं, लंबवत हैं, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनेगी, एक दूसरे के लंबवत, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। और 90 डिग्री का कोण बनेगा तो इस वस्तु के प्रतिबिंब कितने बनेंगे, 3 प्रतिबिंब बनेंगे। कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 3 प्रतिबिंब बनेंगे। तो ऐसे आप सॉल्यूशन कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन का। अब और भी एग्जांपल देखो, डायरेक्ट एग्जांपल किस प्रकार से होते हैं, एक बार इसे नोट करें। आप देखो आपके सामने दो न्यूमेरिकल हैं, दो क्वेश्चन है, किस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे आप लोग देखें। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि दो दर्पणों के मध्य 36 डिग्री का कोण बन रहा है,
दो दर्पण है उनके मध्य कोण बन रहा है 36 डिग्री का। तो थीटा का मान कितना होगा भाई, सॉल्यूशन देखो थीटा का मान कितना दे देगा आपको 36 डिग्री। दो दर्पण है उनके मध्य 36 डिग्री का कोण है, तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। पर उन दोनों के मध्य कितने प्रतिबिंब बनेंगे। प्रतिबिंबों का सूत्र क्या पढ़ा था हमने, 360 बटा थीटा माइनस 1, ये सूत्र पढ़ा था। तो देखो यहां से मान रखेंगे 360 बटा थीटा का मान कितना दे रखा है 36 डिग्री दे रखा है, कितना दे रखा है 36 डिग्री माइनस 1। तो देखो यहां से कटेंगे कितनी बार गया 10 बार कटेगा। तो देखो सॉल्यूशन कितना हो गया 10 माइनस 1 कितना हो गया 9, यानी कि इन दोनों के मध्य कौन प्रतिबिंब कितने बनेंगे 9 प्रतिबिंब बनेंगे। कितने प्रतिबिंब बनेंगे 9 प्रतिबिंब। तो पहला क्वेश्चन यही हो गया, यदि दो दर्पणों के मध्य 36 डिग्री का कोण बनता है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देख लो यहाँ नीचे देखे दो, दूसरा क्वेश्चन, यदि दो दर्पणों के मध्य 15 डिग्री का कोण बन रहा है, कितने डिग्री का 15 डिग्री का कोण बन रहा है, तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा ही करेंगे, देखो थीटा कितना दे देगा आपको 15 डिग्री, कितना दे देगा 15 डिग्री। प्रतिबिंबों का सूत्र क्या होता है, प्रतिबिंब का सूत्र होता है 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1। तो देखो यहां से मान रखेंगे 360 बटा 15 माइनस 1। देखो यहां से अगर इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 15 15 15 30 कट जाएगा, 6 बच गया 15 चौक 60, कितना आ गया 24 आ गया। तो 24 माइनस 1 कितना हो जाएगा 23 हो जाएंगे। यानी कि इनके मध्य प्रतिबिंब कितने बनेंगे 23 प्रतिबिंब बनेंगे। कितने प्रतिबिंब बनेंगे 23 प्रतिबिंब। अब आगे नोट करें फिर आगे बात करते हैं। अब देखो आगे बात करेंगे गोलीय दर्पण की। किसकी बात करेंगे हम, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण की। देखो समतल दर्पण की बात हो गई, दर्पण पढ़ रहे थे, दर्पण दो प्रकार का, समतल दर्पण गोलीय दर्पण। समतल दर्पण की बात होगी, अब दोबारा बात करेंगे दूसरी गोलीय दर्पण की। देखो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक तो होता है उत्तल और दूसरा क्या होता है अवतल। क्या होता है अवतल। देखो दूसरी बात करें, उत्तल को कहते हैं अपसारी, अपसारी दर्पण, और अवतल होता है उसको बोला जाता है अभिसारी। क्या बोला जाता है अभिसारी। क्यों बोला जाता है ये भी सुन लो। उत्तल दर्पण को, उत्तल दर्पण होता है उसको अपसारी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये आने वाली किरणों को क्या करता है फैला देता है। क्या कर देता है फैला देता है। ये आने वाली किरणों को क्या कर देता है एक जगह केंद्रित कर लेता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है अभिसारी बोला जाता है। क्या बोला जाता है अभिसारी। आगे बात करें भाई उत्तल दर्पण होता क्या है और अवतल दर्पण होता क्या है, तो ध्यान देंगे उत्तल दर्पण तो क्या होता है, देखो ये कोई दर्पण हुआ, क्या हुआ दर्पण हुआ। तो जिस दर्पण का, ये मानो क्या है दर्पण है, तो ऐसा दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग, देखो ये उभरा हुआ भाग है, क्या है उभरा हुआ भाग, ये क्या किसका काम करे परावर्तक का काम करे, यानी कि परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे। ऐसा दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे, तो वो कौन सा कहलाएगा उत्तल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई उत्तल दर्पण कहलाएगा। यानी कि ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग, जिसका उभरा हुआ भाग किसका कार्य करे परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे। यानी कि किरणें यहां से आके यहाँ टकराएंगी, इसके उभरे हुए भाग से टकराएंगी। यानी जो उभरा हुआ भाग है ये किसका कार्य करता है परावर्तक पृष्ठ का। किसका कार्य कर रहा है परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। तो उत्तल दर्पण में उभरा हुआ भाग किसका कार्य करता है परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। तो इसे कौन सा दर्पण बोला जाएगा उत्तल दर्पण बोला जाएगा। लेकिन यदि बात करें अवतल दर्पण की, किसकी बात करें अवतल, तो अवतल दर्पण में क्या होता है ध्यान सुनेंगे। अवतल दर्पण में क्या होता है, यह अवतल दर्पण होता है जिसका अंदर दशा हुआ भाग क्या करता है परावर्तक का कार्य करता है। ऐसा दर्पण जिसका अंदर से दशा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का, देखो ये अंदर दशा हुआ भाग है, ये किसका कार्य करता है परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। तो ऐसा दर्पण जिसका अंदर दशा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे वो तो कौन सा कहलाएगा अवतल दर्पण कहलाएगा। और ऐसा दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग किसका कार्य करे परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे वो कौन सा कहलाएगा उत्तल दर्पण कहलाएगा। क्या करेगा उत्तल दर्पण। अब देखो हम आगे पढ़ेंगे जो दर्पण होता है उससे संबंधित परिभाषाएं क्या पढ़ेंगे। मोस्टली परिभाषाएं क्या होती हैं, जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एक बार आप इसे नोट करें। देखो आगे पढ़ेंगे हम गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। क्या पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ध्यान देंगे इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं उनके बारे में समझेंगे। देखो इधर आ जाओ, ये क्या है मान दर्पण है। क्या है भाई दर्पण है। और कैसा दर्पण है भाई आप लोगों को पता होगा। देखो इसका अंदर दशा हुआ भाग किसका कार्य करेगा
परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा। तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। लेकिन इनसे संबंधित हम देखो क्या परिभाषा पढ़ेंगे। पहली बात, यानी कि ये देखो यहाँ पे इस दर्पण की ये कोई रेखा होती है। क्या होती है? ये रेखा। तो इस रेखा को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोला जाता है? मुख्य अक्ष। क्यों बोला जाता है? परिभाषा सुनेंगे इसकी। ये होती है मुख्य अक्ष। क्या होती है? मुख्य अक्ष। यानी कि मुख्य अक्ष क्या होती है? ध्यान देंगे, ऐसी किरण या वह किरण जो सीधी आती है, दर्पण से टकराती है और सीधी चली जाती है। यानी कि जिस रेखा, जिस पथ से आती है और टकरा कर, यानी परावर्तक पृष्ठ से टकरा कर उसी मार्ग से लौट जाती है, तो उस किरण या उस रेखा को बोला जाता है मुख्य अक्ष। क्या बोला जाता है? मुख्य। देखो ये सीधी आई, परावर्तक पृष्ठ से टकराया और सीधी निकल गई, यानी कि जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से निकल जाती है, तो इस रेखा को बोला जाता है मुख्य अक्ष। क्या बोला जाता है? मुख्य अक्ष। तो ये क्या होती है? मुख्य अक्ष होती है। क्या होती है? मुख्य अक्ष। ध्यान देंगे, जो ये दर्पण होता है इसका जो मुख्य ये बिंदु होता है, मध्य बिंदु, इसको बोला जाता है ध्रुव। क्या बोला जाता है भाई? ये ध्रुव होता है। क्या होता है? ये ध्रुव होता है। तो ध्यान देंगे, ये तो मुख्य अक्ष हो गई, जिस यानी कि जिस मार्ग से जो रेखा आती, किरण आती है उसी मार्ग से लौट जाती है, उसी पथ से लौट जाती है सीधी रेखा, तो उसको तो बोलते हैं मुख्य अक्ष। और जो दर्पण का मुख्य यानी कि जो मध्य बिंदु होता है उसको बोला जाता है ध्रुव। क्या बोला जाता है? ध्रुव बोला जाता है। आप ध्यान से सुनेंगे इसकी अगली परिभाषा, वो क्या होती है? एक तो होती है वक्रता केंद्र। क्या होता है? एक तो वक्रता केंद्र होता है और एक होती है वक्रता त्रिज्या। क्या होती है? वक्रता त्रिज्या। देखो दोनों की परिभाषा सुनना। क्या होती है कि मानो कोई दर्पण है, ये दर्पण क्या है? किसी गोले का ही भाग होता है। क्या होता है? किसी गोले का भाग होता है। देखो एक प्रकार का क्या हो गया? ये गोला हो गया। क्या हो गया? गोला। तो देखो भाई, जो दर्पण होता है वो किसी गोले का, यानी कि किसी गोले का क्या होता है? भाग होता है। तो उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है? उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्रता। यानी कि जो ये दर्पण है वो किसी गोले का ही भाग है और इस गोले का केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। क्या कहलाता है? वक्र। तो मान लो इसका केंद्र क्या हो गया? ये बीच वाला पॉइंट होता है, तो ये क्या हो गया? केंद्र। और इसको दर्शाते हैं सी से। किससे दर्शाते हैं? सी से। तो ये क्या हो गया? केंद्र हो गया। क्या हो गया? केंद्र। और जो वक्रता त्रिज्या होती है वो भी क्या होती है भाई? जो केंद्र मध्य बिंदु होते हैं उसकी दूरी को क्या बोला जाता है? वक्रता त्रिज्या। इसको बोला जाता है आर। यानी कि दूसरी परिभाषा इसकी बोलते हैं, वो दो परिभाषा होती है इसकी। क्या होती है कि जो दर्पण होता है, जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी कि जो दर्पण होता है वो जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। या दूसरा क्वेश्चन ये बोल सकते हैं, देखो ये तो क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया। क्या हो गया? वक्रता केंद्र। और ये क्या हो गया? दूर। तो दूसरी परिभाषा ये होगी कि वक्रता केंद्र और दूर के मध्य, वक्रता केंद्र और दूरों के मध्य की दूरी को क्या बोला जाता है? वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र की जो मध्य की दूरी होती है उसको क्या बोला जाता है? वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। तो तीन परिभाषा हमने, चार परिभाषाएं पढ़ ली, चार इनकी चार पॉइंटों के बारे में पढ़ लिया। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष के बारे में पढ़ लिया कि भाई मुख्य अक्ष होती क्या है, और एक पढ़ लिया हमने ध्रुव के बारे में। किसके बारे में पढ़ लिया? ध्रुव के। अगली परिभाषा देखो क्या होती है? फोकस बिंदु। क्या होती है भाई? फोकस बिंदु। देखो फोकस बिंदु क्या होता है? फोकस बिंदु क्या होता है ध्यान देंगे, इधर देखिए, ये क्या है? दर्पण है। क्या है? दर्पण है। और ये क्या होगी? समांतर, यानी कि मुख्य अक्ष हो गया। क्या होगी? मुख्य अक्ष होगी। ये दर्पण हो गया, ये क्या होगी? मुख्य अक्ष होगी। तो देखो फोकस बिंदु क्या होती है कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आने वाली किरण ये आ गई, और परावर्तक के पश्चात यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें ये आ गई। इधर से मान लो ऐसे लौट जा रही है, ऐसे टकरा के ऐसे, तो इस बिंदु पर मिल रही है। क्या पे? इस बिंदु पर। तो इसकी परिभाषा सुनना कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात यानी कि दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को क्या बोला जाता है? फोकस बिंदु। क्या बोला जाता है भाई? फोकस बिंदु। यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को क्या बोला जाता है? फोकस बिंदु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फोकस बिंदु बोला जाता है। तो ये क्या हो गया? फोकस बिंदु, जिसे लिखते हैं एफ से। किससे लिखते हैं? एफ से। अब एक पॉइंट अगला आता है फोकस दूरी। क्या आती है भाई? फोकस दूरी। देखो फोकस दूरी क्या होती है? इसको लिखते हैं एफ से, कैपिटल से, इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? स्मॉल एफ से। तो देखो फोकस दूरी क्या होती है? ये क्या हो गया भैया? आपको पता है तो ध्रुव हो गया। क्या हो गया? ध्रुव हो गया। तो ध्यान देंगे फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य,
फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य की जो दूरी होती है उसको बोला जाता है फोकस दूरी। क्या बोला जाता है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होती है? एफ और जी यानी कि ओ ध्रुव क्या होता है? ओ होता है, ओ से दर्शाते हैं। तो एफ और ओ के मध्य की जो दूरी होती है उसको बोला जाता है स्मॉल एफ। क्या बोला जाता है? स्मॉल एफ। यानी कि फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य की दूरी को क्या बोला जाता है? फोकस दूरी बोला जाता है। तो ये पॉइंट हो गए, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, ध्रुव की बात कर ली, फोकस बिंदु की बात कर ली। फोकस दूरी क्या होती है आगे भी देखो, इनके जो प्रतिबिंब बनाएंगे उस समय आप लोगों को और भी बताएंगे इनके बारे में। तो ये फोकस दूरी होगी। एक बात और कर लेते हैं द्वार की। तो द्वार क्या होता है? जो आपका दर्पण होता है ना, दर्पण, इसकी जो ये पूरी लंबाई है इसको बोलते हैं एम, और ये क्या बोला जाता है? एन। तो ये संपूर्ण इसको क्या बोला जाता है? द्वार को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्वार। एम एन इसको क्या बोला जाता है? द्वार। क्या बोला जाता है? द्वार को बोला जाता है। तो ये क्या बात होगी? गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हो गई, कुछ गोलीय दर्पण से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं होगी। आगे हम बात करेंगे उत्तल दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति देखेंगे, फिर अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हुआ है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।